नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से अपनी इस न्यू वीडियो में और एक खूबसूरत से सेशन में। जितने भी दोस्त इस सेशन में जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके आप लोग शेयर कर सकें तो कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और ख़ूबसूरत होने वाला है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में, इस सेशन में सीटेट के लिए CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया है, लेकिन उसके पहले टैग वर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे वीडियो में जब नेक्स्ट प्रश्न जब आएगा तो ये टैग वर्ड कितने इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए उसमें पेडागोजी 50% आता है, और पेडागोजी को अच्छे से करने के लिए NCF 2005, NEP 2020, टैग वर्ड्स, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। पेडागोजी इससे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस खूबसूरत से सेशन में मैं सबसे पहले नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने NCF 2005 और NEP 2020 को भी बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, जो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स जैसे केवल या मात्र या सिर्फ या ओनली कहीं भी दिख जाए तो समझना ये नेगेटिव है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना अर्थात लो टर्निंग, ये सब नेगेटिव वर्ड है। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, भय, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, कोरी पटिया, लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार या मातृभाषा या त्रुटियों को महत्व न देना, निष्क्रिय या पैसिव, रोजगार या व्यावसायिक उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, व्याख्या या व्याख्यान या परिभाषा, मानकीकृत, वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कलन विधि, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। इसका यूज मैं आगे बताऊंगा। कुछ और है, मानकीकृत, कलन विधि, पृथक्करण और नामांकित, तुलना, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। तुलना करना भी, बच्चों में तुलना करना भी एक बहुत ही नेगेटिव बात है। पृथक्करण और नामांकित, जैसे बच्चों को लेबलिंग अगर करते हैं, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग करते हैं कि जो बच्चे तेज हैं उनको अलग कक्षा में बैठाएं, जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं उनको अलग कक्षा में बैठाएं, यानी पृथक्करण कर रहे हैं। ये सब नेगेटिव बातें हैं। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट भी ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। उपेक्षा करना भी, अनुशासन और नियंत्रण, ये सब क्या है, नेगेटिव है। अब हम आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। मैंने उसका लिंक वीडियो में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं ये सारा PDF डाल दूँगा। पॉजिटिव टैग वर्ड, सर्वांगीण विकास जहाँ भी दिख जाए समझना है पॉजिटिव है। करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, यानी NCF 2005 और NEP 2020 भी बताता है कि लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना, उस पर जोर देती है। सम्मान या लगाव या प्रोत्साहन, जब भी बच्चों को सम्मान देने की बात हो जाए या उनमें लगाव हो या उन्हें इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। जिज्ञासा, यानी बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है वो भी पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित, हाँ मैंने बताया था कि NCF 2005 और NEP 2020 में बोलती है कि जो भी करिकुलम है वह चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि टेक्स्ट सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, समावेशी कक्षा या शिक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अवसर, सक्रिय, समझना, खोजबीन, समालोचनात्मक चिंतन, ये जितने भी शब्द मिले ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। अब देखिएगा इसी वीडियो में तो हम आगे बढ़ेंगे
तो इन सभी शब्दों का यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये भी है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, त्रुटि या भ्रांतियाँ। यानी बच्चे जब त्रुटि करते हैं, बच्चों में मिसकंसेप्शंस, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। मातृभाषा यानी उनके मातृभाषा में को यूज किया जाए, सम्मान किया जाए, सम्मान दिया जाए। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, चर्चा, संवेग, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर, 1 नंबर कहाँ गया, शायद पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 2 नंबर से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, अर्थात विकास की दिशा किस तरफ होती है, शीर्ष पर। देखिए सीडीपी है, एक बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पेडागोजी सॉल्व करेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा। विकास सिर से पैर की तरफ, या जटिल से सरल, या बाह्य से केंद्र, या विशिष्ट से समान। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सिर से पैर, यानी विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास और वृद्धि, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे इसका तो मैं बताऊंगा कि वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि से शरीर में वृद्धि होती है, लेकिन विकास से मस्तिष्क में वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होता है। तो विकास की जो दिशा है वह सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। यानी सोशलाइजेशन का फर्स्ट फैक्टर कौन है, तो पहला जो कारक है वो होता है परिवार। क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही कुछ सीखता है सबसे पहले, क्योंकि विद्यालय ही सबसे पहला स्कूल कौन होता है बच्चों का, उसका अपना परिवार। तो प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो इन सभी ऑप्शंस में सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, फैमिली एंड स्कूल, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। स्कीम का मतलब कोई स्कीम नहीं, यहाँ स्कीमा कोई संतुष्ट परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास और समीपस्थ क्षेत्र। तो यहाँ जो उत्पन्न होता है उसका नाम है असंतुलन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। क्योंकि बच्चे कभी कभी संतुलित नहीं कर पाते हैं। जैसे 2 गिलास में पानी रख देंगे, एक गिलास में छोटा होगा, एक गिलास में बड़ा होगा। बड़े वाला गिलास में थोड़ा कम पानी रखेंगे, छोटे गिलास में थोड़ा ज़्यादा पानी रखेंगे। बच्चों से जब फिर उसी पानी को अदल बदल करेंगे तो बच्चे वहाँ समझ नहीं पाते हैं, यानी वे संतुलन हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। तो यही प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जीन पियाजे का ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उस थ्योरी के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। यानी वस्तु अस्थायित्व का अर्थ होता है कि यहाँ कोई वस्तु है, उसके बारे में बढ़िया से समझना, उसकी अस्थायित्व के बारे में समझना। किस अवस्था से आरंभ करते हैं, तो उसका आंसर होगा संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। पूर्व संक्रियात्मक तो होगा नहीं, मूर्त संक्रियात्मक ये भी नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत बाद में आता है। तो बच्चे वस्तुओं को अस्थायित्व समझते हैं संवेदी यानी सेंसरी मोटर अवस्था से। अब चलिए एक प्रश्न आता है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हिंज की कहानी थी ना कि हिंज की एक पत्नी बीमार थी, हिंज की एक पत्नी थी जो बीमार थी। तो वह एक डॉक्टर के पास गया तो बोला यहाँ ऐसी बीमारी है
जिसका अभी दवा बना ही नहीं है। तब उसने पूछा उस डॉक्टर से कि इसका फिर इलाज कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि इसके इलाज के लिए एक आदमी ने दवा का सर्च कर रखा है, लेकिन वह अभी बना नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। हिंज उस आदमी के पास जाता है और उस दवा की चोरी कर लेता है। तो यही कहानी है कि रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ध्यान से, आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास इसमें भी नहीं है। यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास इस पर भी नहीं है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास भी नहीं है। वो किस अवस्था में है? तो कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास, यानी बच्चों में जब नैतिकता विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, तो जब बच्चे उस समय कोई गलती करने से, चोरी करने से खुद को बचाना चाहते हैं, यानी वो जानते हैं कि जब हम कुछ चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेव बायोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा, टैग वर्ड्स आ सकता है, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान करता है। देखिए पृथक्करण शब्द आया है, तो जहाँ पृथक्करण आएगा यहाँ नेगेटिव वर्ड होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। यहाँ सहयोग के बिना आ गया, तो यह भी जो प्रश्न होगा, यह भी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। यहाँ अवरोध एक शब्द आ गया, तो जहाँ भी अवरोध दिखाई दे यह नेगेटिव वर्ड है, यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ये उपकरण आ गया, सांस्कृतिक उपकरण, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव बायोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम के निम्न में कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, तो जहाँ भी निष्क्रिय आ जाए वहाँ क्या होगा? निगेटिव वर्ड, तो ये होगा नहीं, गलत हो जाएगा। सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ ये सही है। व्याख्यात्मक अधिगम, जहाँ भी व्याख्या मैंने बताया था शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जहाँ व्याख्या या व्याख्यान हो वहाँ निगेटिव वर्ड होता है, तो ये नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूल, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पर चर्चा की, तो जहाँ भी मानकीकृत दिखाई दे नेगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, तो पुरस्कार और दंड भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिक भिन्नता के ऊपर ध्यान देना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भिन्नता जो है नहीं व्यक्तिक भिन्नता के ऊपर ध्यान देना, ये सही है। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, तो जहाँ भी सत्तावादी आ जाए ये ऑप्शन निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन दिख रहा है व्यक्तिक भिन्नता के ऊपर ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। उनके अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं? नहीं। अगर जब सभी बच्चों में बुद्धि का एक समान स्तर होता तो सभी बच्चे एक ही बार सीखने में सीख लेते हैं, सिखाने में एक ही बार में कुछ बोलने में सीख जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है गलत है। दूसरा है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय अधिकार नहीं है, तो यह भी ऑप्शन एकदम गलत है। जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। सी है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी
हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन। इससे तो 2 प्रश्न हर सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे वो CDP हो, EVS हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो। सभी विषयों में अभिकथन एजर्सन वाला कम से कम 2 प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसको पढ़कर समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर पढ़कर समझ लिए तो उसका आंसर उसी में छिपा होता है। चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन ए यानी एजर्सन ए क्या बोल रहा है? अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, यानी प्रिंट परिवेश, प्रिंट मीडिया। तो और तर्क क्या दिया है? ये तो सही है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल, एकदम सही बात है। तर्क क्या है कि भाषा विकास में विद्यालय के प्रवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो ये गलत बात है, यानी कथन तो सही है लेकिन उसका रीज़न जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं और लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। तो इस तरह का जो कथन है वह जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देती है। जेंडर समानता तो होगा नहीं, जेंडर समता भी नहीं होगा। अगर समता होता तो इस तरह नहीं बोला जाता कि लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, लड़कियां भी तो शक्तिशाली होती है। जेंडर सशक्तिकरण की भी बात इसमें नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे सही आंसर लग रहा है, यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? यानी प्रश्न निगेटिव में पूछ रहा है तो इसका आंसर भी निगेटिव में ही होगा। तो देखते हैं इसमें निगेटिव वर्ड्स कौन सा है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देकर, ये भी हो सकता है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो है पॉजिटिव, ये तीनों जो पंक्तियाँ ऑप्शन मिला तीनों पॉजिटिव है। उनका बहुविध तरीकों से नामकरण व पृथक्करण करके। हाँ, जहाँ भी लेबलिंग की बात आ जाए पृथक्करण की, वह नेगेटिव वर्ड होता है। और प्रश्न भी नेगेटिव ही था कि भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही होता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? यानी बच्चों का जब हम असेसमेंट करते हैं उसका मेन रीज़न क्या है? व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर असेसमेंट? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। तो जहाँ भी भय पैदा आ जाए, भय या निगेटिव वर्ड है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, एकदम सही बात लग रहा है। तीसरा ऑप्शन बढ़ते हैं विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। तो जहाँ भी आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना जब बात आ जाए या निगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों को श्रेणी देना। श्रेणी देना यानी सीरीज करना और बढ़ते क्रम में वर्गीकृत करना यानी क्लासिफाइड करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखा ना, मैंने बोला था कि टैग वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी है।
आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। आप अपने विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण या निष्क्रिय अनुकरण। तो कंठस्थीकरण तो हो गया नेगेटिव वर्ड, ये होगा नहीं। निष्क्रिय अनुकरण ये भी नहीं होगा। स्वचिंतन या प्रतिबिंबन ये सही है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन का अर्थ होता है जिस प्रश्न का केवल एक ही आंसर हो। जैसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। उसका एक ही आंसर हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो अगर यहाँ ऑप्शन नंबर ए के जगह पर अभिसारी चिंतन की जगह पर अपसारी चिंतन होता तो सही होता। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन यानी स्वचिंतन या प्रतिबिंबन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दे सकता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व तो नहीं मानते हैं। नहीं, ये भी गलत बात है। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। हाँ, ये सही लग रहा है कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों की अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ये तो खैर सही है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो सामाजिक, विकलांगता जो है सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टि को समर्थन देता है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्रवण बाधिता का अर्थ होता है वैसे बच्चे जिनको सुनने में परेशानी हो, अर्थात उनके कान में कुछ प्रॉब्लम हो, वो सुन नहीं पाते हैं। तो उसके समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए किसी टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। बिल्कुल गलत बात है। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, ये भी गलत बात है। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, ये भी गलत बात है, क्योंकि जब बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो सांकेतिक भाषा जब यूज नहीं करेंगे, उसका जब निषेध करेंगे, तो फिर जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं वे शिक्षा ले कैसे पाएंगे, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी? चौथा है, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के अर्थ पूर्ण हो। हाँ, ये एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? यानी जो भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं उनमें किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की समझ, सहज समझ का अभाव होता है। तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे में तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा गलत। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं सहपाठियों की तुलना में तेज गति से प्रतिक्रिया देते हैं। सी है, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान यह नहीं है कि कार्य चुनौती भरा मिल जाए तो उस काम को तुरंत छोड़ दें। चौथा है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। हाँ, ये एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अटेंशन डिफिसिट ADHD डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, नहीं, ये भी नहीं होगा। विभिन्न संवेदन का उद्दीपन, ये भी नहीं होगा। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, यही चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर अभिकथन वाला आ गया। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही बात है। तर्क, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? कौन सी विधि है जो शिक्षण अधिगम के निम्न में कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा है, व्यवहार अनुकूलन। 23 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी जिसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, किसके द्वारा? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय अनुकरण। तो नेगेटिव वर्ड हो गया, बी नंबर ऑप्शन भी नेगेटिव वर्ड है, तो तीसरा ही सही है, जिज्ञासा और अन्वेषण के आधार पर। चौथा भी नेगेटिव है, तो 23 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न यहाँ है, पीपीटी बनाने में थोड़ा सा गलत हो गया था। अनेक स्थितियों में विकास की विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? तो यहाँ जहाँ भी ये सारी बातें हों, एकदम समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास की। तो एक नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है? तो विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा ध्वगामी एवं शीर्षगामी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं पर थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।